ठीक है, आज हम लोग इकाई 2 शुरू करने जा रहे हैं, है ना। और इकाई 2 के पहले कवि कौन है? त्रिलोचन। ठीक है, इकाई 1 पढ़ लिए। इकाई 1 में कौन से 2 कवि को पढ़े? गजानन माधव मुक्तिबोध। माधवराव मुक्तिबोध उनके पिता थे, है ना। गजानन माधव मुक्तिबोध और दूसरे नागार्जुन। ठीक है, आज हम दूसरा यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले कवि है त्रिलोचन। पूरा नाम क्या है? त्रिलोचन शास्त्री। लेकिन हम देखेंगे कि इनका मूल नाम नहीं है, साहित्यिक नाम है। जैसे फिल्म में आते हैं तो हीरो हीरोइन अपना नाम चेंज कर लेते हैं ना, ऐसे हमारे कवि भी इन्होंने अपना नाम बदल दिया। नागार्जुन का नाम भी आप लोगों ने पढ़ा कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, याद करना, पिछला क्लास अटेंड नहीं किया तो भी। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है, मूल नाम? नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र। पढ़े थे ना, तो याद रखना है। 1 नंबर के प्रश्न यहीं से बनते हैं कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। ऐसे ही त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह। त्रिलोचन उनका साहित्यिक नाम है जो उन्होंने बाद में रखा, और साहित्य जगत में कोई वासुदेव सिंह को नहीं जानते हैं। सब किनको जानते हैं? त्रिलोचन को जानते हैं, और इनका नाम है त्रिलोचन शास्त्री। ठीक है, माता पिता का नाम पूछा नहीं जाता, इसलिए हमने यहाँ लिखा नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जन्म कब हुआ उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, कबीर के माता पिता का नाम पूछ देते हैं, तुलसी के, सूर के, लेकिन आधुनिक कवियों के जनरली जन्म मृत्यु पर ही प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने वो पार्ट छोड़ दिया है। तो जन्म हुआ इनका 20 अगस्त 1917। इसमें भी पिछली क्लास में मैंने कहा था इसको भूल जाओ तो भी चलेगा, आप केवल सन को याद रखो। त्रिलोचन का जन्म कब हो 1917 लिख दोगे तो चल जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा में जमाने आता है तो वर्ष के अनुसार आता है, ना कि तिथि के अनुसार। ठीक है, तो जन्म हम याद रखेंगे 1917। जगह है सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। क्षेत्र में क्यों? क्योंकि सुल्तानपुर के गांव में हुआ था। गांव का यहाँ 2 नाम दिया है, कटहरा पट्टी और चिरानी पट्टी। दोनों में से कोई एक है इनके गांव का नाम, एकदम एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। तो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश भी याद रखेंगे, गांव का नाम भूल जाएंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, जन्म हुआ 1917 में। मृत्यु कब हुई? 9 दिसंबर 2007। 2007 मतलब आज से ज्यादा साल पहले की बात नहीं है, 17-18 साल पहले की बात है। इसलिए मैंने क्लास में कहा था इन कवियों को हम समकालीन कवि कहते हैं। समकालीन मतलब इनकी रचनाएं हमने हाल में ही देखी है, मतलब ये पिछले कुछ वर्षों पहले ही या वर्तमान में भी सक्रिय है, इसलिए इन कवियों को समकालीन मतलब जिनका काल अभी भी चल रहा है। तो नागार्जुन की मृत्यु 1998 में हुई थी, उनकी रचनाएं भी हमने देखी है, मतलब हमारे आप लोग के जन्म के बाद इनकी मृत्यु हुई, आपके काल में हुई, इसलिए इनकी रचनाएं समकालीन कवियों में आती है। मृत्यु 9 दिसंबर को गाजियाबाद में हुई। ठीक है, ये त्रिलोचन जी के बारे में बेसिक आधारभूत जानकारी है। अब हम बात करेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। तो त्रिलोचन जी का जो शिक्षा है, उन्होंने संस्कृत और हिंदी का गहन अध्ययन किया, मतलब संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, हिंदी के अच्छे विद्वान थे, लेकिन साथ ही साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए अंग्रेजी, है ना, का पूर्वार्ध मतलब पहला साल की पढ़ाई उन्होंने की थी। तो इससे क्या हुआ, इनको अंग्रेजी साहित्य की भी जानकारी हो गई। हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य की जानकारी थी क्योंकि इसका गहरा अध्ययन किया था, लेकिन एमए उन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन फर्स्ट ईयर उन्होंने किया था। और कहां से किया था? भारत के सर्वोत्कृष्ट संस्थान में से एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ बीएचयू लिख दिया हूं, आप लोग पूरा लिखना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए पूर्वार्ध की शिक्षा ग्रहण की थी। अगर बीएचयू लिखे हैं तो पूरा लिख लीजिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत से ये परिचित थे, और इसका एक प्रभाव दिखता है, शब्दकोश की अच्छी जानकारी थी, तो शब्दकोश की रचना में भी त्रिलोचन जी का योगदान है। ठीक है, अब त्रिलोचन जी के बारे में एक बात देखते हैं कि इनका जो जन्म है वो ग्रामीण परिवेश में हुआ, सुल्तानपुर क्षेत्र के एक गांव में हुआ। ग्रामीण परिवेश में ही इनका जीवन बीता है, ज्यादातर समय कहां बीता है? गांव में बीता है। तो नागार्जुन के जैसे ये भी ग्रामीण चेतना के कवि हैं। एक कवि होते हैं जैसे अज्ञेय की जब हम बात करते हैं तो अज्ञेय को हम कहते हैं शहरी चेतना के कवि है, मध्य वर्गीय चेतना के कवि है। लेकिन नागार्जुन हो गए, त्रिलोचन जी हो गए, ये लोग गांव में इनका जीवन ज्यादातर बीता है। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए उन्होंने ग्रामीण, कृषक, श्रमिक, मजदूर वर्गों को करीब से देखा है, इसलिए इनकी कविताओं के विषय ये बनते हैं। ठीक है, तो इनके जो कविता है उसमें आर्थिक जीवन की कठिनाई, मजदूरों का संघर्ष या सामान्य मनुष्य के जीवन का चित्रण मिलता है। ठीक है, और फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगा कि इनका जीवन जो है आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कई बार इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, पत्र पत्रिकाओं में संपादन का कार्य किया जीविकोपार्जन के लिए, है ना, और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं से जुड़े थे। यहाँ हम नाम देख सकते हैं, हंस है, कहानी है, वानर,
प्रदीप, चित्ररेखा। आज इसमें कुछ समाचार पत्र है, कुछ पत्रिकाएं हैं, जैसे हंस पत्रिका है, आज एक समाचार पत्र है, जनवार्ता समाचार पत्र है, ऐसे कुछ पत्र, कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, संपादन किया। अब समाचार पत्र में जुड़ने से फायदा क्या हुआ? समाचार पत्र में क्या होता है, प्रतिदिन की घटनाएं, अपराध, हिंसा समाज में हो रहे, तो समाचार पत्र में जुड़ने से इनको समाज का यथार्थ, मतलब समाज में जो घट रहा है उसको करीब से देखने और महसूस करने का मौका मिला। जैसे मुक्तिबोध को हम देखते हैं, मुक्तिबोध नागपुर में रिपोर्टर की हैसियत से एक आंदोलन में शामिल हुए, तो वहां उन्होंने पुलिस की बर्बरता, दमन को देखा, तो वो उनकी कविताओं में मिलता है। ऐसे ही ये समाचार पत्र पत्रिकाओं से जुड़ने के कारण इनके काव्य में यथार्थ बोध, यथार्थ मतलब जो समय का वास्तविक धरातल है, जो समाज में सच में घटित तो हो रहा है। जैसे कुछ कवि क्या रहते हैं, जिनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, पंछी बन उड़ता फिरू गगन में, मतलब कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं। जिसे हम पंत की बात करते हैं, तो पंत की छायावादी कविताओं में कल्पना की प्रधानता है, लेकिन त्रिलोचन की कविता की धरातल से जुड़ी हुई कविता है, जमीन से जुड़ी हुई, ये जीवन के यथार्थ से जुड़ी हुई कविता है। उनके कविताओं में मजदूरों का शोषण है, ग्रामीणों का दुख है, आर्थिक विपन्नता का चित्रण है। तो ये पत्र पत्रिकाओं से जुड़े होने का कारण भी उनमें आया है। ठीक है, उनका व्यक्तित्व तो बहुआयामी था, पत्रकार भी थे, अध्यापन का कार्य भी किया, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का अध्ययन किया, है ना, और विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के कारण वो शब्दकोश का रचना में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। उनका जो साहित्य है वो जन जीवन से जुड़ा हुआ साहित्य है, लोगों के, सामान्य लोगों की कविताएं, सामान्य लोगों की भावनाओं, सामान्य लोगों की समस्याओं को अपने साहित्य में रखते हैं। उनकी कविता में किसान है, मजदूर है, निम्न वर्ग है, छोटे कस्बे हैं, सामान्य मनुष्य है, उनकी गरीबी और पीड़ा, संघर्ष का उन्होंने चित्रण किया है। तो जो जन जीवन का कवि होता है, समाज के निम्न वर्ग की पक्षधरता का, शोषित वर्ग का, वो निश्चित तौर पर कौन सा कवि होता है? प्रगतिशील कवि होता है। पिछले वर्षों में भी हमने प्रगतिवाद पढ़ा था, तो नागार्जुन, मुक्तिबोध की परंपरा में ही त्रिलोचन आते हैं। ये एक प्रमुख प्रगतिशील कवि है जिनमें समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग की पक्षधरता का चित्रण मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, त्रिलोचन जी की शिक्षा हो गया, है ना, उनकी प्रमुख कविताओं की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने प्रमुख कविताएं लिखी है। देखो यहाँ पर धरती है, दिगंत है, आप लोग नोट कर लेंगे, ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि अर्धान, गुलाब और बुलबुल, और एक रचना जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। ठीक है, इसमें जो रचना है ताप के ताए हुए दिन, मैंने यहाँ एरो बना दिया है क्योंकि ये रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। वर्ष 1981 में ताप के ताए हुए दिन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो जब किसी रचना को कोई पुरस्कार मिलता है, वह रचना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि त्रिलोचन को कौन सा पुरस्कार मिला, तो उत्तर होगा साहित्य अकादमी। दूसरा प्रश्न हो सकता है त्रिलोचन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला, या त्रिलोचन की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो कौन सा है? ताप के ताए हुए दिन। ये सब याद करके आना है। जीवन परिचय इस बार इसलिए पढ़ा रहा हूं, नोट करवा रहा हूं, ताकि आप लोग याद करके आए, और पुराना भी। ऐसा नहीं कि त्रिलोचन पढ़ा रहा हूं, मुझे चाहिए मुक्तिबोध का भी जीवन परिचय, मुझे चाहिए नागार्जुन का भी जीवन परिचय पूरा याद। तो जब आप लोग याद करेंगे तो तीनों का जीवन परिचय याद करना। कुल कितने? 8 कवि हैं, 8 कवियों का जीवन परिचय, 1 नंबर के प्रश्न जीवन परिचय से ही बनते हैं। तो ताप के ताए हुए दिन को साहित्य अकादमी 1981 में। इसके अलावा इनको एक और पुरस्कार मिला, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान। यहाँ पर ठीक से नहीं दिख रहा होगा, आप लोग नोट कर लेना। तो 2 पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी 1981, दूसरा मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, अब इनकी महत्वपूर्ण कविताओं में देखते हैं। पहली कविता है धरती। नाम से ही पता चल रहा है ये किससे जुड़ी हुई कविता है? जमीन से जुड़ी हुई कविता है, ग्रामीण जीवन। धरती मतलब ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई कविता है। उनका आरंभिक काव्य संग्रह है ना, और आरंभिक काव्य संग्रह ही उनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। फिर इनका जो अगला महत्वपूर्ण काव्य संग्रह वो है उस जनपद का कवि हूं। मैंने पहले कहा नागार्जुन जन कवि है, ग्रामीण चेतना के कवि हैं। तो नागार्जुन कहता हूं, सॉरी, त्रिलोचन, है ना। तो त्रिलोचन इस कविता के माध्यम से घोषणा करते हैं कि मैं अपने जनपद का, अपने क्षेत्र का कवि हूं। वह कवि हूं जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस क्षेत्र की भावनाओं को, उस क्षेत्र की समस्याओं को, उस क्षेत्र की संवेदनाओं को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। तो नागार्जुन को जनपदीय कवि भी कहा जाता है। जनपद मतलब उनका क्षेत्र, उनका अंचल के कवि है ना। तो उनकी काव्य दृष्टि स्पष्ट होती है। एक कविता जो बहुत चर्चित रही, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। स्पष्ट है कि चंपा हमारी कैसी है? अनपढ़ है, काले काले अक्षर को नहीं चीनती। तो ये शिक्षा से वंचित
ग्रामीण समाज की स्त्री का इसमें चित्रण है। स्त्री की जो गांव में दशा है उसको किस तरह से शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, और सामाजिक विषमता है स्त्री और पुरुष की स्थिति में, उसको इन्होंने दिखाया है। चंपा इस कविता की नायिका एक सामान्य ग्रामीण लड़की का प्रतिनिधित्व करती है जिसको शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये त्रिलोचन के प्रमुख रचनाएं, एक जो रचना है देश काल, ये इनका कहानी संग्रह है। मतलब कवि तो थे ही, आलोचक भी थे। इनका व्यक्तित्व कैसा है, बहुआयामी, मतलब जिनके व्यक्तित्व में बहुत सारे आयाम हैं, तो बहुत अच्छे कवि हैं। देश काल नामक कहानी संग्रह, और पत्रकार, हमने इतने सारे समाचार पत्रों के नाम पढ़े। फिर शब्दकोश भी लिखा इन्होंने, समझ रहे हैं, कवि है, कहानीकार है, आलोचक है, पत्रकार है, संपादक है, और शब्दकोश लिखने वाले भी हैं। इसके अलावा त्रिलोचन एक बात के लिए विशेष रूप से जाने चाहते हैं, वो है हिंदी में सानेट छंद का प्रयोग। ठीक है, तो जो सानेट है वो अंग्रेजी का छंद है, 14 पंक्तियों का एक छंदमय रचना है सानेट, है ना। सानेट का नियम होता है कि कितनी पंक्तियों में लिखा जाएगा, 14 पंक्तियों में, है ना। तो सानेट 14 पंक्तियों की छंदमय रचना है, पाश्चात्य परंपरा से आया है, अंग्रेजी साहित्य से आया है, लेकिन सानेट छंद को हिंदी में कौन लेकर आए हैं, त्रिलोचन। तो एक नंबर का प्रश्न यह भी आता है कि त्रिलोचन को किस छंद के लिए जाना जाता है, या हिंदी में सानेट छंद लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है। आप लोग नोट कर लीजिए, हिंदी में सानेट छंद के लिए कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तर आएगा त्रिलोचन शास्त्री। हिंदी में सानेट छंद को इन्होंने ही प्रचलित किया है। जैसे अज्ञेय को हाइकू के लिए जाना जाता है, ठीक है, और त्रिलोचन को सानेट के लिए जाना जाता है। पुरस्कार सम्मान की बात हम लोग कर चुके हैं, निधन हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, लिख लिए, प्रश्न आ सकता है बेटा एक नंबर का। ठीक है, कि हिंदी में सानेट छंद का प्रयोग के लिए कौन जाने जाते हैं, या हिंदी में सानेट छंद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो वो आएंगे त्रिलोचन। अब ये बताओ, ये जनपदी कवि है, ग्रामीण चेतना के कवि, इनकी भाषा सरल होगी या कठिन होगी, सरल, क्योंकि वो गांव के लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनकी ही भाषा में बात करेंगे तभी तो समझ में आएगा, है ना। तो त्रिलोचन की भाषा की विशेषता है कि इनकी भाषा सरल है, सहज है, बोलचाल की भाषा है, जिसमें आप और हम बात करते हैं उस भाषा में कविताएं लिखते हैं और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इनकी भाषा में ग्रामीण शब्दावली, मतलब गांव की भाषा, गांव के शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा मिलता है, देशज शब्दों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, और ऐसे लोग जो देशज भाषा में रचना करें उनकी भाषा में अलंकार, इस तरह के अलंकारिक भाषा कम रहेगी, अलंकारों का प्रयोग कम रहेगा, चमत्कार प्रधान भाषा नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी भाषा की विशेषता हो गई। पुरस्कार सम्मान का हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, सानेट की भी। अब कुछ देखते हैं इनके काव्य की विशेषताएं, त्रिलोचन की काव्यगत विशेषताएं जो यहाँ पर नहीं लिखे हैं पर हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। पहली काव्यगत विशेषता है, इसको नोट कर सकते हैं, जन जीवन से गहरा संबंध। ठीक है, पहली विशेषता क्या है, जन जीवन से गहरा संबंध। खुद उन्होंने घोषणा की है उस जनपद का कवि हूं, मतलब मैं गांव का कवि हूं। धरती काव्य संग्रह है, उसमें उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। दूसरी विशेषता है यथार्थवाद। यथार्थवाद मतलब सच को लिखना। ठीक है, ग्रामीण चेतना और प्रगतिशील कवि हैं तो यथार्थ का चित्रण मिलता है। ठीक है, यथार्थवाद लिख लिए। तीसरी विशेषता है जनपदीयता। जनपदीयता मतलब कि उनकी कविता अंचल से जुड़ी हुई है, आंचलिक विशेषताएं उनकी कविता में मिलती है, जनपद का चित्रण उनकी कविता में मिलता है। तो तीसरी विशेषता क्या होगी, जनपदीयता। इसका अर्थ समझ पाए, अंचल का चित्रण है, आंचलिक विशेषता उनके काव्य में देखने को मिलती है। चौथी विशेषता है मानवीय संवेदना। मानवीय संवेदना लिख लिए। पांचवी विशेषता नोट कीजिए, सहज अभिव्यक्ति। सहज अभिव्यक्ति। छठवीं विशेषता, पहले विशेषता को लिख लीजिए फिर समझ लेंगे, लोक भाषा का प्रयोग। लोक भाषा का प्रयोग लिख लिए। अगली विशेषता लिखिए, श्रम की प्रतिष्ठा। श्रम की प्रतिष्ठा। श्रम की प्रतिष्ठा लिख पाए। फिर लिखिए प्रगतिशील चेतना। प्रगतिशील चेतना लिख पाए। अगला लिखिए प्रकृति और ग्रामीण परिवेश। प्रकृति और ग्रामीण परिवेश लिख लिए। अंतिम विशेषता लिखिए सानेट का हिंदीकरण। सानेट का हिंदीकरण। ठीक है,
अब चलो एक एक पॉइंट बताते जाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहली काव्यगत विशेषता क्या है? जन जीवन से गहरा संबंध। जो त्रिलोचन है किसके कवि है? जन कवि है। जन कवि मतलब ग्रामीण चेतना में, गांव में पले बढ़े हैं, गांव के बीच लोगों के बीच रहे हैं, तो वो लोगों से जुड़े हुए कवि हैं, इसलिए उनकी कविता में जन जीवन से गहरा संबंध लिखता है, मतलब समाज से जुड़ी हुई कविता है, अपने परिवेश से कटी हुई कविता नहीं है। एक पॉइंट और आया है, जनपदीयता आया है। तो जनपदीयता का भी मतलब यही है कि जिस अंचल में वो रहे हैं उस अंचल का चित्रण, उस अंचल की संवेदना, उस अंचल की समस्याएं उनकी कविता में दिखता है। तो इन पॉइंट को एक साथ मिलाकर समझो, जन जीवन से गहरा संबंध, जनपदीयता, और एक और पॉइंट है 9वां नंबर का, प्रकृति और ग्रामीण परिवेश। ठीक है, तो त्रिलोचन, बार बार नागार्जुन आ रहा है ना, तो त्रिलोचन की कविताओं में जन जीवन से गहरा संबंध मिलता है, अंचल की विशेषताएं मिलती है, आंचलिक भाषा, जन भाषा का प्रयोग मिलता है, प्रकृति, जिस परिवेश में वो रहे हैं वहां के अंचल की प्रकृति का चित्रण उनकी कविताओं में है, और ग्रामीण चेतना, ये ग्रामीण चेतना के कवि हैं, ना कि शहरी या मध्य वर्गीय चेतना के कवि हैं। तो 3 पॉइंट एक साथ क्लियर हो गया। अगला पॉइंट बताइए, यथार्थवाद। यथार्थ मतलब होता है हकीकत। यथार्थ मतलब क्या होता है? तो कोरी कल्पनाओं के कवि नहीं है ये। ठीक है, समाचार पत्र के संपादक थे, समाचार में नित्य प्रतिदिन घट रही घटनाओं के संपर्क में आते थे, तो उनकी कविताएं यथार्थ के धरातल पर लिखी गई है, कल्पनाओं की कवि नहीं है, बल्कि उनकी कविताओं में समाज का वास्तविक चेहरा दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया यथार्थवाद। अगला जनपदीयता तो हो गया है। मानवीय संवेदना। मानवीय संवेदना मतलब मानव मूल्यों के प्रति उनकी कविता में संवेदना दिखती है, मनुष्य के सुख दुख का चित्रण दिखता है, भूख गरीबी बदहाली श्रमिकों की कमजोर स्थिति का चित्रण दिखता है। ठीक है, और इस अगला पॉइंट है सहज अभिव्यक्ति। सहज अभिव्यक्ति हम लोगों ने भाषा खंड में पढ़ा था कि भाषा की विशेषता है, भाषा कैसी है? सहज और सरल है, बोलचाल की भाषा है, मतलब बना ठना के क्लिष्ट शब्दों का आडंबर युक्त भाषा का प्रयोग नहीं कहते, सीधे सीधे अपनी कविता को कहते हैं, अभिधात्मक स्वर में कहते हैं, लक्षणा या अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लोक भाषा का प्रयोग, वही है, इससे मिलता जुलता, सहज भाषा है और जनता की भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी, साहित्यिक भाषा को त्याग कर, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत है कि कविता जिनके लिए लिखी जा रही है उनकी भाषा में होनी चाहिए, तो नागार्जुन भी कहते, त्रिलोचन कहते हैं मैं जनपद का कवि हूं, तो जनपद के लोगों की भाषा में ही कविताएं लिखूंगा, ऐसी भाषा का प्रयोग करूंगा जो लोग बोलते और समझते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट श्रम की प्रतिष्ठा, और एक पॉइंट है प्रगतिशील चेतना, दोनों लगा हुआ है। तो ये प्रगतिशील चेतना मतलब वह कवि जो समाज के वंचित शोषित पीड़ित वर्ग के प्रति सहानुभूति रखता है, संवेदना रखता है, उनके काव्य में श्रमिक वर्ग का महत्व होता है, उनकी आवाज उठाई जाती है, तो श्रमिकों का या श्रम का महत्व को दर्शाया गया है, और यही उनकी प्रगतिशील चेतना है, जो कि अगला पॉइंट है ना, जो प्रगतिवाद में हम बहुत विस्तार से पिछले साल पढ़ चुके हैं कि समाज के निम्न वर्ग के प्रति उनके साहित्य में सहानुभूति या पक्षधरता दिखती है। ठीक है, प्रकृति और ग्रामीण परिवेश तो हम लोग देख ही चुके हैं, और सानेट का हिंदीकरण अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि सानेट अंग्रेजी साहित्य का पाश्चात्य काव्य परंपरा का एक छंद है, 14 पंक्तियों की रचना होती है, छंदमय रचना, उस छंद को पहले पहले हिंदी में लाया और नकल नहीं किया, कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि उसको हिंदी रूप में प्रस्तुत किया, बिल्कुल एक हिंदी के छंद के रूप में उसको ढाल दिया, जिसका श्रेय त्रिलोचन को जाता है। तो ये हमारे त्रिलोचन की काव्यगत विशेषताएं हो गई, है ना। साहित्यिक महत्व की बात करें तो वो प्रगतिशील हिंदी कविता के प्रमुख कवि हैं, कविता को जन जीवन से जोड़ा, काव्यगत विशेषता से उनका साहित्यिक महत्व निकल कर आ रहा है कि प्रगतिशील चेतना के प्रमुख कवि हैं, हिंदी कविता को जन जीवन से जोड़ा, किसान मजदूर को उन्होंने साहित्य में सम्मिलित किया, मतलब कविता में प्रमुख स्थान दिलाया किसानों को, मजदूरों को, लोक भाषा को काव्य में प्रतिष्ठा दी। कई कवि साहित्य में अभिजात्य चेतना के पक्षधर होते हैं, मतलब कविता ऐसी भाषा में लिखी जानी चाहिए जो साहित्य को हो, मतलब सामान्य लोगों की भाषा में क्या कविताएं लिखना, कई लोग ऐसा कहते हैं ना, ऐसी भाषा जो समझ में ना आए, जो ऐसा लगे उत्कृष्ट है ना, अभिजात्यवादी भाषा, संभ्रांत भाषा, लेकिन ये वैसे नहीं है। इन्होंने कहा कविता लोक भाषा में होनी चाहिए, तो काव्य में लोक भाषा की प्रतिष्ठा की इन्होंने, सानेट को हिंदी में विकसित कर, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। उनका साहित्य मानवीय संवेदन और यथार्थ का सुंदर समन्वय है। यथार्थ का चित्रण है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत उन्होंने नग्न रूप से यथार्थ को लिखा, संवेदना के साथ उन्होंने यथार्थ का चित्रण किया है। तो ये त्रिलोचन शास्त्री जी का परिचय पूर्ण होता है। और एक बात याद रखना,
सबसे ज्यादा 1 नंबर वाले प्रश्न यहीं से आते हैं, चाहे त्रिलोचन हो, मुक्तिबोध हो, नागार्जुन हो। इसलिए आपको किसी भी कवि का परिचय जो पढ़ाया जा रहा है उसको पूरा याद कर लेना है, कौन सी रचनाएं हैं, कौन सा पुरस्कार है, जन्म कब है, मृत्यु कब है, उनकी प्रमुख काव्यगत विशेषताएं है। तो मुझे त्रिलोचन, नागार्जुन और मुक्तिबोध तीनों का परिचय कंठस्थ चाहिए, ठीक है। तो याद करके आना, मैं पूछूंगा, ठीक है। फिर कल की क्लास से हम लोग त्रिलोचन की कविताएं पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू।